नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न या 3 विषय। राहुल गांधी के अटल जी की समाधि पर जाने से भाजपा क्यों नाराज? दूसरा, क्या मुंह या सर काटने के लिए उकसाना अपराध है? तीसरा, क्यों हीन भावना से ग्रस्त हैं मोदी जी? इन तीनों पर विस्तृत चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें सहयोग के रूप में देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारा एक आर्थिक सहयोग अगर कर देंगे तो हमें चैनल चलाने में थोड़ी सुविधा रहेगी। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी के अटल जी की समाधि पर जाने से भाजपा क्यों नाराज? भाजपा को कहीं ऐसा लग रहा है कि वो उसको आईना दिखा दिया गया है। राहुल गांधी जी 25 को अब यात्रा इस समय विश्राम कर ले रही है या नए साल की वजह से 5-7 दिन के लिए बंद है, और जैसा कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने और कन्हैया कुमार ने कहा है कि वो जो कंटेनर है, क्योंकि अब वो जाड़ा बढ़ गई है और अब वो लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ में जहाँ जाड़ा ज़्यादा पड़ती है, उसके हिसाब से कुछ कंटेनर में कुछ चेंजेस उनको करने पड़ रहे हैं। तो शायद उसके लिए भी वो टेक्निकल एक आप कह सकते हैं स्टॉप है। राहुल गांधी जी कल सबकी समाधि पर गए, महात्मा गांधी की समाधि पर गए, सबकी समाधि पर गए, सारे प्रधानमंत्रियों की समाधि पर गए और अटल जी की समाधि पर भी गए। बाकी किसी समाधि पर जाने से ने उतना तूल नहीं पकड़ा जितना उनको अटल जी की समाधि पर जाने से हुआ। आज सारे पेपर्स ने, मुझे ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी राजघाट की फोटो आनी चाहिए थी, नहीं, आज पेपर्स ने कैरी की है जब वो अटल जी की समाधि पर गए हैं, उस फोटो को ज़्यादा कैरी किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो वो गए थे उस पर 2 काम किए उसको वहाँ जाने से। एक तो जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल तत्व है जोड़ने का, शायद वो भी उसको इन्फोर्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम सबको इंक्लूसिव होने की बात, सबको जोड़ने की बात। और दूसरा ये भी है कि भाजपा के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो, देखिए, एक भाजपा का एक नया मॉडल आया है जिसको गुजरात मॉडल कह लीजिए, मोदी जी अमित शाह मॉडल कह लीजिए। वो शायद जो ट्रेडिशनल एक भाजपा के कुछ लोग हार्डकोर होते हैं, कुछ लोग जनरल उसके बारे में एक अच्छे ख्याल रखते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाजपा अच्छा काम कर रही है। ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह की जो जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह की वो नफरत की राजनीति करते हैं, उससे उनको दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं तो बहस शुरू होगी, क्योंकि जब अटल जी का नाम फिर आ गया है। क्योंकि मोदी जी की दिक्कत क्या है कि मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है उसमें केवल मैं अच्छा बाकी सब खराब, मैं सच बोलता हूं बाकी सब झूठ बोलते हैं, केवल मैं ईमानदार बाकी सब बेईमान, केवल मैं राष्ट्रभक्त बाकी सब राष्ट्रद्रोही, केवल मेरी पार्टी देशभक्त बाकी सारी पार्टी देशद्रोही, केवल मैं त्यागी बाकी कोई त्यागी करने वाला नहीं, केवल मैं तपस्वी, मैं जाके कहाँ पे मतलब इलेक्शन खत्म होता है मैं जाके आंख बंद करके तपस्या ध्यान लगाने लगता हूँ, कैमरा लेके जाता हूँ, अलग बात है। केवल मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, केवल मैं बड़े दिल वाला, मेरा दिल बहुत बड़ा, बाकी सब बहुत छोटे दिल वाले। ये जो एक मोदी जी की दिक्कत है, ये कहीं ना कहीं अब उनको परेशान ज्यादा करने लगी, क्योंकि उनको बार बार वो आईना दिखाया जाता है। जब आईना देखते हैं तो वो फिर उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और तिलमिलाते हैं वो। देखिए, लोकतंत्र में ये जो बेसिक प्रेमाइसेस है कि जो अमित शाह साहब और मोदी जी ने शुरू किया, बीजेपी इस तरह का नहीं कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। 2019 के इलेक्शन में एक वो पार्टी जिसको 11 करोड़ 90 लाख लोगों का वोट मिला, जिसको 19.5-20% लोगों ने वोट दिया, उसको लोकतंत्र में ये कहना कि हम इसको बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं, आपके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को, आप उसको हिटलरशाही कह लीजिए, फांसीवाद कह लीजिए, का ये द्योतक है। और देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बनकर ही लोकतंत्र बनता है, बातचीत होती है, वाद विवाद होता है, इसीलिए संसद है, बहस होती है और फिर एक निर्णय पे रहते हैं। लेकिन जहां आपका है कि नहीं, कोई बातचीत नहीं, जो मैंने कह दिया सब सही। और
सबसे पुरानी पार्टी से भारत मुक्त कर देना, आपकी मानसिक अवस्था, आपकी मानसिक सोच, आप किस ढंग से अपने विपक्षी को देखते हैं, किस ढंग से उसका सफाया करने के चक्कर में रहते हैं, यह भी दिखाता है। देखिए, एक चीज और है जो जो मोदी जी और उनके जो कोर का टीम है उसको शायद समझ में नहीं आता है। इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, सबने कुछ ना कुछ एक अभूतपूर्व ऐसा किया है। एक नहीं, किसी को भाई ज्यादा टाइम मिला तो उसने ज्यादा काम किए, जिसको कम टाइम मिला उसको उसने, लेकिन अभूतपूर्व सबने काम किए। सबके पास कुछ ना कुछ, एवरीवन हैज समथिंग टू शो कि भाई मेरे रिजीम में ये हुआ था। वो मैं अभी उस पे नहीं जा रहा हूं, मैंने इस पे कई एपिसोड किए हैं, कभी किसी दिन इस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन मोदी जी का केवल अपना राग अलापना और टारगेट करना नेहरू परिवार को, उनको केवल गाली बकना, क्योंकि अटल जी को याद करके उन्होंने एक संदेश और दिया है। अटल जी का क्या था, वैचारिक रूप से वो सोशलिस्ट हो चाहे वो कांग्रेसी हो, इनसे वैचारिक रूप से वो अलग थे, लेकिन वो किसी के दुश्मन नहीं थे। राजीव गांधी ने कैसे अटल जी को अमेरिका भेजा था, ये राजीव गांधी ने कभी नहीं बताया था, ये अटल जी ने बताया था। इस बात को कह के राजीव गांधी की बड़ाई करते हुए कहा था। अटल नेहरू के रिश्ते के बारे में बहुत बात हो चुकी है कि कितना वो हमला करते थे कभी नेहरू जी का संसद सदन में, और बाद में वो कहते थे कि, और उनको अच्छा लगता था कि अगर नेहरू उनको गाइड करते थे, इस तरह की बात करते। इंदिरा गांधी और अटल जी के रिश्ते, जब उन्होंने, मतलब मैं इसलिए ये सब याद दिला रहा हूं कि ये लोग एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखते थे। अब तो केवल दुश्मनी है, गाली है, गलौज है, मालूम नहीं क्या क्या है। कांग्रेस ने एक तरह से और क्या किया है कि जो ये अटल जी के यहां जाके उसने इनडायरेक्टली मोदी जी पर एक हमला और किया है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो राजधर्म की बात याद दिलाई थी। इनडायरेक्टली आज फिर से, और कांग्रेस उसको कई जगह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे हैं, उसने फिर से मोदी जी को राजधर्म की बात, भाई राजधर्म ये है कि सबको साथ लेके चलना है। आप एक टारगेट कर रहे हैं कुछ कुछ माइनॉरिटीज को, वो ठीक नहीं है। ना केवल राजधर्म दिखाया है, गोधरा हादसे को कैसे चुनाव के लिए भुनाने का काम आपने किया था, यह भी याद दिलाया है। किस तरह से आपने वो जो लोगों की मृत्यु हुई थी और उनकी डेड बॉडीज को आपने घुमाया था अहमदाबाद में, इसको भी कहीं ना कहीं याद दिलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, वो जो कि चुनाव के अलावा भी पॉलिटिक्स है, वो उस विमर्श को वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल चुनाव में मैं जीत गया तो मैं बहुत सफल, मैं एग्जाम में मैंने पास कर लिया, चाहे मैंने नकल करके पास किया, चाहे मैंने पेपर आउट करके पास किया, चाहे मैंने टीचर से जुगाड़ करके पास किया, लेकिन मैं सफल। तो चुनाव से जो सारी चीजों को बांधा जा रहा है, राहुल गांधी उससे बियॉन्ड कहीं कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ तो, अब कितना वो मीटर हो सकता है, अलग अलग लोगों का पैमाना हो, लेकिन कुछ सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक नया शुरू हो गया है, वो टी शर्ट पहन के क्यों जा रहे हैं। और कल उनके पार्टी के इमरान साहब बड़े, उन्होंने कहा पहले वो टी शर्ट के दाम पे थे, अब वो कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं, क्या दिक्कत। भाई आप भी पहनिए ना टी शर्ट। अगर सही में योग करते होंगे और सही में ईमानदारी से आप स्पिरिचुअल हैं, तो आपको ठंडक नहीं लगनी चाहिए। भाई फोटो खिंचवाइए, जाइए वो घूमिए इनके साथ, कहिए तुम भी टी शर्ट मैं भी टी शर्ट, तुम टी शर्ट में बिना टी शर्ट, तुम हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, मैं तो बिना स्लीवलेस टी शर्ट, करिए ना अगर ये दम है किसी में। और दूसरी बात पे अब मैं आ रहा हूं, क्या मुंह और सर काटने के लिए उकसाना अपराध है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल प्रज्ञा ठाकुर जी, जो बीजेपी की सांसद हैं, भोपाल से एमपी हैं, जिन्होंने, अगर आपको याद हो तो, मालेगांव ब्लास्ट में अभियुक्त हैं, उन्होंने कल शिवमोगा कर्नाटका में एक बयान जारी किया, जहां पे वो हिंदू जागरण वैदिक दक्षिण क्षेत्र के कार्यक्रम में गई थी, और वो बयान मैं लगा दे रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा। और वो जिस तरह से कह रही हैं लव जिहाद और ये, और चाकू तेज करके हथियार में वो कह रहे हैं कि तैयारी रखिए, और किस तरह से कल के दिन अगर जरूरत पड़े तो मुंह और सर काटने की बात कर रही हैं। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं।
कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। इसके अगेंस्ट एक सज्जन ने कंप्लेन की है कांग्रेस की तरफ से, तहसीन पूनावाला। उन्होंने कंप्लेन की है फॉर्मल, लेकिन तहसीन पूनावाला भी मुझे थोड़े सस्पिशियस कैरेक्टर लगते हैं। कांग्रेस के बहुत खास आदमी लेकिन सस्पिशियस हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि निरंजन टाकले जी जो थे, जिन्होंने हु किल्ड जस्टिस लोया लिखी, उनकी आप किताब पढ़िए तो आपको इनका कैरेक्टर समझ में आ जाएगा कि कैसे तहसीन पूनावाला जी जंप क्यों कर गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन डाल के, कैसे कहीं ना कहीं उनका कुछ तार कहीं मिले हुए हैं, कहने को वो कांग्रेसी हैं। तो इसलिए उन्होंने अगर एफआईआर की है तो मुझे नहीं लगता है कि वो, मतलब देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सस्पिशन देयर। प्रज्ञा ठाकुर जी को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वही हैं जिन्होंने गांधी को गाली दी, गोडसे को। जब 2019 का चुनाव हुआ उसके बाद इन्होंने, जैसा था, गोडसे की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, बहुत तारीफ की। और फिर जब नेक्स्ट डे इनके ऊपर प्रेशर आया, जब इन्होंने माफी मांगी, तो मोदी जी से जब पूछा गया, अगर आपको याद हो 2000 में, तो मोदी जी ने कहा भाई मैंने इनको दिल से मैं कभी नहीं माफ कर पाऊंगा, अपने प्रज्ञा ठाकुर के लिए दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर्नाटक में भेज के ये सब बयान दिलवाते रहेंगे। आप ये मान सकते हैं कि जो ये बयान कपिल मिश्रा जी या अनुराग ठाकुर जी, या क्योंकि अमित शाह जी भी इस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, इसका कहीं टैक्टिकल सपोर्ट मोदी जी का नहीं होता है, या अघोषित एक होता है कि ठीक है मेरा वरद हस्त है तुम्हारे साथ। अब ये जरा समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। कर्नाटका में मई में चुनाव है, बीजेपी का अंतरकलह चरम सीमा पे है, येदियुरप्पा और बोम्मई जी के बीच में। दूसरा, वहां की इस समय कर्नाटक सरकार का अब लोग 40% कमीशन 40% क्या नाम से उसको बात हो रही है, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे है। कांग्रेस ने अपना घर थोड़ा ठीक कर लिया है। डीके शिव कुमार और सीतारामैया के बीच का जो थोड़ा बहुत अंतरकलह था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो बहुत कम होता नजर आया है। खड़गे जी अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कर्नाटक पे पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनका गृह राज्य है। अब चक्कर यह है कि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम जो उसका ट्रस्टेड बिल्कुल है, उसके अलावा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि किस मुद्दे पर बात करें। तो अब वो कोशिश लगातार रहेगी, प्रज्ञा ठाकुर जी भेजी जाएंगी, कोई ना कोई इस तरह के लोग भेजते जाएंगे, जिससे हिंदू मुस्लिम मामला जरा गरमाया रहे। और ये सिर्फ इलेक्शन सिर पे है, तो इसलिए ये जरूरी भी बीजेपी को लगता है। लेकिन जो उन्होंने कहा है, वो एक एमपी द्वारा कहना, अगर एफआईआर में उसका क्या होगा ये देखने वाली बात हो, लेकिन वो तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने चुप के इन बातों को कहा है। अब मैं तीसरी बात पे आ रहा हूं, क्यों हीन भावना से ग्रस्त है मोदी जी। मोदी जी ने कल एक स्पीच दी, कल उन्होंने 26 तारीख को उन्होंने फर्स्ट वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे, उनके जो बच्चे थे, उन्होंने जिस तरह से अपनी शहीद हुए थे और जिस तरह से कुर्बानी दी थी, उसको 26 दिसंबर को उन्होंने वीर शहीद दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। पहली चीज है, उसका नाम वीर बाल दिवस इन्होंने रखा। तो अब मोदी जी की दिक्कत क्या है ना, कि वो सोचते हैं जो उन्होंने कह दिया वही सही। तो भाई ये गुजरात में आप जो कह दिए वो सही हो सकता है, देश में नहीं हो सकता है। एक तो पंजाब के जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, वो बाल नहीं मानते, वो इनको बाबा मानते हैं, वो इनको बाबा कहते हैं। तो एक तो वो इज्जत आपको देनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, मैं ये भी बता दूं कि ये जो कल उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से मुगलों और हिंदुओं के बीच ये था, और उन्होंने ये बताया वो हीन भावना से ग्रस्त थे। हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने
इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। पहले मैं बता दूं, उन्होंने एक चमकौर की लड़ाई की बात कही, बैटल ऑफ चमकौर। बैटल ऑफ चमकौर आप कहीं आप गूगल कर लीजिए, आजकल इतिहास देख लीजिए, पुस्तक देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जैसे भी 5-6 दिसंबर 1705 या 1704 में हुई थी। इसमें दो फैक्शन लड़ रहे थे। एक गुरु गोविंद सिंह जी खालसा को लीड कर रहे थे और मुगलों की सेना का नेतृत्व सरहिंद के जो वहां के नवाब थे, जो गवर्नर थे उनके, वजीर खान कर रहे थे। लेकिन वजीर खान के साथ साथ पहाड़ी राज्यों के हिंदू राजा खूब थे, और मतलब हिंदू राजा प्लस औरंगजेब के जो नवाब, ये फौजें एक तरफ, और खालसा लेड बाय गुरु गोविंद सिंह एक तरफ। तो ये कहीं से भी हिंदू मुस्लिम नहीं था। दूसरा, ये अगर बहुत टेक्निकली देखिए तो ये सिख वर्सेस मुस्लिम हिंदू था, अगर आप इसको धर्म के आईने से। लेकिन ये शुद्ध रूप से इसमें मैं उस पर भी आऊंगा। मैं एक चीज और इसमें बता दूं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने वो घेरा तोड़ा और वहां से वो निकले, तो उनको जो 2 पठानों ने उनको उठाया और उनको वहां से बाहर निकाला, उनका नाम था गनी खान और नबी खान। ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। और जाटपुर में जिस एक मुस्लिम जमींदार ने उनको शरण दी, ये मेरी हिस्ट्री नहीं है, ये मोदी जी की हिस्ट्री नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा। उस जफरनामे में उनका खुद कहा हुआ ये बातें हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। दूसरा, एक चीज मुझे मैं और बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा पर्शियन में लिखा था। अब इस पे भी एक खोज होनी चाहिए, मतलब देश का जो इस समय जो नेतृत्व है, कि उन्होंने लिखा जरूर संस्कृत में होगा, क्योंकि हिंदुओं की भाषा संस्कृत है, उन्होंने पर्शियन में कैसे लिख दिया? ये जरूर कहीं ना कहीं मुगलों की चाल थी कि उनकी जो संस्कृत थी उसको पर्शियन कर दिया गया। खैर, उन्होंने लिखा था पर्शियन में। ये एक चीज बिल्कुल बिल्कुल तय समझ लीजिए कि दिक्कत क्या थी, ये झगड़ा क्या था, जो औरंगजेब वर्सेस हिंदू जिसको ये बताते हैं, ये सारा कुछ टैक्स कलेक्शन का था। राजस्व की बात होती थी, मुगलों का शासन हुआ करता था, राजस्व का कलेक्शन होता था। गुरु गोविंद सिंह इसके अगेंस्ट थे, वो ये मानते थे कि जमींदारी और ये जो है इसको खत्म होना चाहिए ये प्रथा, क्योंकि सिख धर्म के बेसिक उसमें यह है कि जो आदमी बोएगा वही खेत का मालिक होगा। इस फिलॉसफी के साथ सिख धर्म ये कहता है कि नहीं, ये गलत बात है कि आप इस तरह से इतना ज्यादा राजस्व ले रहे हैं। तो मूल रूप से राजस्व की लड़ाई थी, और वो सारे राजा, पहाड़ी राजा हिंदू राजा थे। तो हिंदू राजा वेर साइडिंग विथ मुगल, क्योंकि राजस्व की बात थी। मतलब ये एक लार्जर सोशल इशू था जिसको ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसको सिख धर्म और इस्लाम के बीच अगर आप कंपैरिजन करिए, सिख एक अलग धर्म है और सिख धर्म सबसे नया धर्म है, तो उसमें बहुत से जो और धर्मों की जो जड़ता है या जो उसकी कुछ कमियां हैं, मैं बुराइयां नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कमियां उसको दूर किया गया है। लेकिन इसका रिश्ता अगर आप कंपेयर करिए तो धार्मिक रूप से सनातन हिंदू और इस्लाम के बीच में अगर आप कंपेयर करिए तो इस्लाम की कुछ चीजों से इसका रिश्ता ज्यादा पास का लगता है। एक तो ये बुत परस्ती के अगेंस्ट है। ये वहां अगर आप गुरुद्वारे में जाइए तो वहां केवल गुरु ग्रंथ साहब है, वही उसी की पूजा होती है, वहां किसी बुत की पूजा नहीं होती है। वो बाद में मतलब फोटो लोग लगाने लगे, लेकिन वहां कहीं नहीं, मना है बिल्कुल। एक और चीज जान लीजिए, मुसलमान जैसे 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ये भी सुबह और शाम जाते हैं। एक चीज और जानिए, निकाह आइडियली जो इस्लाम मानता है वो मस्जिद में कराता है, मस्जिद में होना चाहिए। सिख धर्म में शादियां गुरुद्वारे में होनी चाहिए। हमारे यहाँ सनातनियों में ऐसा, हम लोग तो घर में शादी आदि करते हैं, ढोल बजा रहे एक साथ। एक चीज और जानिए, इस्लाम में ज़कात का एक रिवाज है, सिख धर्म में दसवंत का है। मैं कंपैरिजन ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप सिख धर्म को पढ़ेंगे तो उसमें जो हिंदू सनातनी धर्म की अच्छी बातें, जो इस्लाम की सूफिज्म बहुत है उसमें, जिसको ये मोदी जी क्यों उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। मैं एक चीज और इसलिए कह के इस बात को खत्म करूंगा कि मुख्य बात क्या है, ये क्यों हो रहा है। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बता दूं जो मेरी समझ है। जैसे 25 दिसंबर
क्रिसमस है, क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा त्यौहार है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब उसमें एक रोड़ा डाल दो, उसमें ले आओ तुलसी जयंती मनाई जाएगी। तुलसी जयंती मनाई जाती है, मतलब बिल्कुल गैर वाजिब बात। समय नहीं है तो मैं किसी और दिन तुलसी जयंती पे अलग से एक एपिसोड करूंगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा तुलसी जयंती मनाने के, कि तुलसी जयंती मनाई जाए 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन, इसके जो सूत्रधार और प्रणेता थे वो एक पार्टी के लिए प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, सबसे उनके बहुत ही इज्जत के बापू आसाराम जी थे। तो बापू आसाराम जी की बात को सिर आंखों पे रखते हुए 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन ये इस सिर्फ इसलिए है कि माइनॉरिटीज को थोड़ा किनारे ढकेल के रखो। ये जो वीर बाल दिवस है, इसको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत, अब भाई वो सिख धर्म के वो बाबा लोग हैं, उनका एक अलग वो है, आप उसको हिंदू से क्यों जोड़ना है? तो ये भी कहीं ना कहीं सिख धर्म को उस तरह से मार्जिनलाइज करने की जरूरत है कि इसको हिंदुओं में ले आओ, सब चीजें हिंदुओं की। तो मेरे ख्याल में और सबसे अंत में चलते चलते जो मुख्य मुद्दा है, ये जो हीन भावना वाली बात है। शुरू में आपने स्पीच देख ली थी, आपने वो हिस्ट्री पढ़ी, आपने भी वो हिस्ट्री पढ़ी, आपने भी गुरु गोविंद सिंह की वो हिस्ट्री पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। आपको कभी हीन भावना आज से पहले लगी थी कि मोदी जी बता रहे हैं कि हीन भावना? तो मोदी जी को ये हीन भावना लग सकती है। मुझे जब से जिस दिन से मैं पैदा हुआ आज तक मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हीन भावना पैदा हो। मुझे कुछ चीजों से पे गुस्सा जरूर है, मेरे धर्म में हिंदू धर्म में मुझे छुआछूत पे गुस्सा है, मुझे बिल्कुल गुस्सा है कि जात पात पे गुस्सा है, लेकिन हीन भावना कहीं नहीं है। इनको ये कौन सा धर्म और कौन सी दुनिया से आते हैं कि ये कई बार ये बता चुके हैं कि इनको हीन भावना रहती है। अब हीन भावना में भाई ये पढ़े लिखे होंगे, कम से कम मैं जिस समाज में रहता हूं, मेरे जो अगल बगल लोग रहते हैं, वो कोई हीन भावना से ग्रसित नहीं है। वो वी आर प्राउड ऑफ बीइंग अ इंडियन, हमें भारतीय होने पे गर्व है। हमें ये कहीं हीन भावना से ग्रसित जो लोग हैं भाई, वो उनका अपना हाल जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।